स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में बहुत बदलाव होने वाला है SC/ST रिजर्वेशन को लेकर। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अब समय आ गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो क्रीमी लेयर है, जो ऑलरेडी समाज में उभर कर ऊपर आ चुके हैं, उनके लिए रिजर्वेशन थोड़ा कम रखा जाए और SC/ST के अंदर बाकी के जो लोग हैं जिनको अभी तक उसका उतना फायदा नहीं मिल पाया है, उनको ज्यादा रिजर्वेशन किया जाए। मतलब रिजर्वेशन के अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज बनाई जाएं ताकि यहां पर उन लोगों को ज्यादा फायदा हो जिनको ज्यादा नीड है इसकी। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार ये कैसे डिसाइड किया जाएगा। एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा, ओबीसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रीमी लेयर का, तो इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है और उसको हम रिलेट करेंगे SC और ST से, और आप काफी कुछ जान पाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं दोस्तों, 5 अगस्त से हमारा लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच, जैसे कि आप सबको पता है 2025 का जो यूपीएससी बैच है वो तो अवेलेबल है ही है हमारे पास, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो 2 साल के बाद यूपीएससी का एग्जाम देंगे 2026 के लिए। तो अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप देश में बैठे कहीं पर भी हो, दिल्ली में भी हो, कहीं पर भी हो, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और आपको सब कुछ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा ताकि कभी भी कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ सको। 18 यूपीएससी के बुक्स हम आपको घर तक डिलीवर कराएंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसको ज्वाइन कर सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर वो राज्यों को अलाउ कर रहे हैं, मतलब ये जो हक है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा कि अगर वो चाहे अपने राज्य के अंदर, तो जो SC और ST का रिजर्वेशन आप सबको पता है 15% और 7.5%, तो ये जो रिजर्वेशन मिलता है उसके अंदर जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, मतलब SC और ST के अंदर भी जितने बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए और ज्यादा रिजर्वेशन कर सकते हैं। मतलब और ज्यादा कहने का मतलब है कि 15% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ मान लीजिए 15% में 10% उनके लिए स्पेशली रिजर्व किया जाए जो ज्यादा नीडी हैं, और बाकी का जो कम्युनिटीज होगा उनके लिए 5% रिजर्व होगा। इस तरह से तो इनफैक्ट आप देख पाओगे जो जस्टिस BR गवई हैं उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा, द स्टेट मस्ट इवॉल्व अ पॉलिसी फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में यह साफ साफ कहा है कि क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। देखो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, जब हम ओबीसी की बात करते हैं ना तो जो उसमें क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, लेकिन यहां पर क्या है कि जो क्रीमी लेयर होगा उसको रिजर्वेशन तो मिलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा जो रिजर्वेशन का प्रभाव है क्रीमी लेयर के ऊपर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। तो क्वेश्चन अब यहां पर सबसे पहला ये है कि ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से। मैं आपको बता दूं, 1992 में जो इंदिरा स्वाहाने जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट था वहीं से ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। बेसिकली आपको याद होगा 1990 में 13 अगस्त को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट का रिकमेंडेशन था उसको लेकर VP सिंह की सरकार ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए दे दिया सिविल पोस्ट और सर्विसेज के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था 1990 में, लेकिन अल्टीमेटली इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ओबीसी के लिए जो 27% रिजर्वेशन सरकार ला रही है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 1992 में 16 नवंबर को 9 जजों की बेंच का फैसला आता है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 27% का रिजर्वेशन सही ठहराया, कहा कि हां ठीक है ये जो रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए ये ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन डाल दिया। उसमें यह कह दिया कि यहां पर जो क्रीमी लेयर है, मतलब ओबीसी के अंदर ऑलरेडी कई ऐसे लोग हैं जो कि समाज में ऊपर उठ चुके हैं, मतलब चाहे वो इकोनॉमिकली हो, सोशली हो और एजुकेशनली हो, वो ऑलरेडी एडवांस्ड हैं, तो उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो उन ओबीसीज को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए और इसी की वजह से वहीं से ये पूरा कॉन्सेप्ट क्रीमी लेयर का सामने आता है। तो यहां पर क्रीमी लेयर आपको, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा डिफरेंस है सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन में। मतलब जब हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन एससी और एसटी में क्या होगा कि ये क्लासिफिकेशन होगा कि उनमें
एससी के अंदर यहाँ पर अलग अलग कास्ट को देखा जाएगा तो उसमें देखना होगा कि कितने लोग ऑलरेडी एडवांस्ड हो चुके हैं, जो लोग समाज में ऊपर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा कम रिजर्वेशन मिले, और बाकी के जितने ज्यादा नीडी लोग हैं उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिले। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में क्रीमी लेयर का। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ था कि जो इंदिरा सोहाने का जजमेंट आया था 1992 में, उसके बाद एक कमिटी का गठन किया गया था अंडर रिटायर्ड जस्टिस RN प्रसाद, राम नंदन प्रसाद, और उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइए कि क्रीमी लेयर कौन होगा, उसके अंदर कैसे होगा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। फाइनली इन्होंने यहां पर रिपोर्ट जमा की 1993 में 10 मार्च को, और इसको अपनाया गया था। अब देखिए इसके अंदर 6 कैटेगरीज डाली गई कि अगर आप उस कैटेगरीज में आते हो तो आप क्रीमी लेयर का हिस्सा हो, मतलब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी में। तो यहां पर वो 6 कैटेगरीज कौन सी हैं आप देख सकते हो। यहां पर अगर आप क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी पोस्ट है, आपने देखा होगा ना हमारे संविधान के अंदर बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कहते हैं। तो अगर आपके माता पिता अगर उस पोस्ट पर हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो यूनिवर्सिटीज हो गई, उसके अंदर आप ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें भी कुछ कंडीशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज में अगर आपके पेरेंट्स का जो पद है वो कर्नल और उससे अबव है तो यहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं, बड़ा बिल्डिंग्स हैं, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। जो लोग इनकम टैक्स वगैरह देते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। बेसिकली क्या किया गया था कि क्रीमी लेयर में 2 ब्रॉड कैटेगरीज डाल दी गई। एक उन लोगों के लिए जो सरकारी सरकार में काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में काम करते हैं, जिनका जॉब है गवर्नमेंट सर्विस में, और दूसरा वो कैटेगरी था जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि यही 2 प्रकार के लोग होंगे। तो अब देखिए यहां पर जो जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए इनकम ये क्राइटेरिया बनाया गया कि उनकी इनकम से अगर उस पर्टिकुलर इनकम से ज्यादा है तो आपको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो ओरिजिनली जब यहां पर आया था ये क्रीमी लेयर तो उस समय 1 लाख रुपीस पर एनम किया गया, मतलब कि अगर आपके माता पिता 1 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, ये मैं 1993 की बात कर रहा हूं, तो आपको ये ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और इसको हर 3 साल में रिवाइज किया जाना था। तो 2017 में लास्ट रिवीजन हुआ था, लेट मी टेल यू, और इसमें जो इनकम का क्राइटेरिया डाला गया वो था 8 लाख रुपए। मतलब अगर 8 लाख से ज्यादा है इनकम, ठीक है, आपके माता पिता की, तो यहां पर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी का। ऑल्दो मैं बता दूं 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने रिकमेंडेशन दिया था कि इसको बढ़ाकर 15 लाख कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक उसको अपनाया नहीं गया है। जहां तक अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में इन्वॉल्व हैं तो उस केस में कब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आपके कोई भी पेरेंट चाहे माता या पिता ग्रुप ए ऑफिसर में है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके माता या पिता को प्रमोशन के थ्रू 40 साल के उम्र के पहले पहले प्रमोशन के थ्रू ग्रुप ए का ऑफिसर बना दिया जाता है तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, तो भी आप क्रीमी लेयर में आओगे। सिमिलरली यहां पर यह भी बोला गया कि जिन बच्चों के माता पिता ऑलरेडी कर्नल और उसके अबव पोस्ट में है, आर्मी में या फिर नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि सरकार ने 2019 में एक कमिटी का भी गठन किया था कि यहां पर इस क्राइटेरिया में कुछ बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई काम नहीं किया गया। तो फाइनली अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर हमें समझ में आ गया, तो एससी और एसटी के अंदर क्रीमी लेयर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए यहां पर जो जजमेंट आया था उसमें जस्टिस गवई ने क्या कहा था, द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम एससी एसटी फॉर द पर्पज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया एज एप्लीकेबल इन ओबीसी। तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो क्राइटेरिया ओबीसी में है क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने का, जरूरी नहीं है कि वही सेम क्राइटेरिया एससी और एसटी में भी अपनाया जाएगा, उससे वो डिफरेंट हो सकता है। हां, जजेस ने ये नहीं एग्जैक्टली बोला है कि क्या क्राइटेरिया होगा। अब हो सकता है कि इसको लेकर एक कमिटी बनाई जाए, जैसे कि इंदिरा सोहाने केस में यही हुआ ओबीसी के मामले में कि कमिटी बनाई गई, लेकिन यहां पर क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ये पावर राज्य सरकार को दी गई है। तो मे भी हो सकता है कि जो राज्य सरकार है वो RN प्रसाद जैसे कमिटी बनी थी ओबीसी के लिए, वैसा ही कमिटी बनाए, अलग अलग राज्य के अंदर कोई कमिटी बनेगी और वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, इस पूरे जजमेंट में जस्टिस पंकज मित्तल ने एक हिंट दिया कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा
यहाँ पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या आप उसको उससे कंपेयर कर सकते हो जो गांव के किसी कॉलेज में, किसी छोटे जगह के कॉलेज में पढ़ रहा है? नहीं कंपेयर कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर आप सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहे हो ऑलरेडी, तो आपको इसका फायदा ना मिले, क्योंकि आप ऑलरेडी थोड़ा सा समाज में ऊपर उठकर आ चुके हैं, आपके पास कैपेबिलिटी आ चुकी है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दिया गया था जज के द्वारा, तो हो सकता है कि अब कोई जज ने ये थोपा नहीं है कि यही होना चाहिए। प्लीज आप ये बात समझिए, अल्टीमेटली कमिटी वगैरह बनेगी, वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो यहां पर क्या है ना कि ओबीसी में तो क्रीमी लेयर निकालना आसान हो गया था, एससी और एसटी में निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ओबीसी, देखिए ओबीसी का जो कॉन्सेप्ट है, अदर बैकवर्ड क्लासेज जब हम बात करते हैं, अगर वो इकोनॉमिकली और सोशली थोड़ा सा ऊपर उठकर आ जाते हैं समाज में, तो जो चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब हम एससी और एसटी की बात करते हैं ना, तो यहां पर उनके साथ हुआ हिस्टोरिक जो इनजस्टिस है, जो पास्ट में इतने सालों का जो इनजस्टिस रहा है, उसको लेकर चर्चा होती है। तो उसको कैसे यहां पर सुधारा जाए, और इसीलिए देखिए यहां पर जजों ने साफ साफ कहा था कि एससी और एसटी में अगर आप आते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजर्वेशन छीन लिया जाएगा, रिजर्वेशन जाने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी एससी के अंदर हो और समाज में ऊपर उठकर आ चुके हो, तो आपका रिजर्वेशन जो पहले मिलता था उतना नहीं मिलेगा, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस बात यह है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पूरे चीजों को लेकर। आप क्या सोचते हो इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।